गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं बच्चाज? बच्चा, आज मैं एक टॉपिक कवर करने जा रहा हूं। एक टॉपिक में तो शायद नहीं हो पाएगा, 2 से 3 टॉपिक लग सकते हैं, बट मैं कोशिश करूंगा कि जो लोग सिर्फ मैनेज करना चाहते हैं उनका मैनेजमेंट का काम हो जाए, बट जो लोग एक्सेल करना चाहते हैं उन्हें कुछ रीजनेबल टाइम मुझे देना। बट जो लोग ये चाहते हैं कि सर बस मैं पास हो जाऊं, मैं 11th मैनेज कर लूं, तो इसी लेक्चर से काम हो जाएगा। ठीक है ना बच्चा? चलिए बेटा, मैं जिस टॉपिक को आज कवर करने जा रहा हूं ये श्योर शॉट आपके 11th में आएगा और आपको अक्रॉस लाइन पहुंचाने में हेल्प करेगा। टॉपिक का नाम है डेप्रीसिएशन। बच्चा, कोई भी असेट्स है, हर असेट्स की बेटा एक यूजफुल लाइफ होती है। चाहे वो आपका हाउस हो, दैट इज कॉल्ड बिल्डिंग हो, चाहे वो मशीन हो, चाहे आपके घर का टेलीविजन हो, चाहे आपके घर की फ्रिज हो, बेटा सबकी एक यूजफुल लाइफ है। और एक यूजफुल लाइफ के बाद उसकी जो यूटिलिटी है वो खत्म हो जाती है। तो बेटा हर असेट्स की एक यूजफुल लाइफ है और धीरे धीरे उसकी यूटिलिटी कम होती जाती है, उसकी वैल्यू गिरती चली जाती है। दैट फॉल इन द वैल्यू ऑफ द एसेट इज व्हाट वी कॉल डेप्रीसिएशन। बेटा आपने जब बुक खरीदी होगी तो करीब आपको 400-500 की मिली होगी, और बेटा आज आप इस बुक को उसी सेलर के पास वापस करने जाएं तो वो आपको 50% देगा। मतलब ये जो वैल्यू कम हो गई है, दैट इज व्हाट वी कॉल डेप्रीसिएशन। तो डेप्रीसिएशन क्या है बेटा? डेप्रीसिएशन इज द फॉल इन द वैल्यू ऑफ असेट। डेप्रिसिएशन असेट्स की वैल्यू में क्या है? फॉल है। सर क्यों असेट्स की वैल्यू क्यों गिर जाती है? बेटा पहला रीजन है इसका वियर एंड टियर। जब बेटा आप किसी भी घर को यूज कर रहे हैं बच्चा, आप मशीन को यूज कर रहे हैं, तो क्या होगा? वियर एंड टियर होगा। और ये पहला रीजन है किसका? डेप्रिसिएशन का। सो द फर्स्ट रीजन ऑफ द डेप्रिसिएशन इज वियर एंड टियर। बेटा सेकंड रीजन है डेप्रिसिएशन का इफ्लेक्शन ऑफ टाइम, दैट इज पैसेज ऑफ टाइम। बेटा आप लैपटॉप को आप पैक करके बेटा रख दो और 2 साल बाद उसको निकाल, देख लिया ना बच्चा, बंद निकलेगा। आप कहेंगे मैंने तो यूज ही नहीं किया है, तो इसमें तो कोई वियर एंड टियर नहीं होना चाहिए। नहीं बेटा, टाइम भी एक रीजन है किसी भी असेट्स के डेप्रिसिएशन का। हर असेट्स की एक यूजफुल लाइफ है बच्चा, चाहे आप उसको यूज करो चाहे ना करो, बेटा उसकी वैल्यू में डिक्लाइन होगा, उसकी वैल्यू में डिक्लाइन होगा। तीसरा रीजन है बेटा ऑब्सोलेंस। क्या है बेटा? ऑब्सोलेंस। सर ये क्या है? कई बार बेटा असेट्स की लाइफ खत्म हो जाती है ड्यू टू सम लीगल चेंजेस, ड्यू टू सम लीगल चेंजेस। फॉर इंस्टेंस, माना आपके पास एक डीजल वाली कार है और सरकार ने एक रूल बना दिया कि 8 ईयर से ओल्ड जो डीजल कार हैं वो सड़क पर नहीं चलाई जाएंगी। मतलब 8 ईयर से जो पुरानी कारें हैं वो रोड पर नहीं आएंगी। तो बताइए, माना आपके पास एक डीजल गाड़ी है, एक डीजल कार है जिसकी उम्र 8 साल से ज्यादा हो गई है, तो क्या अब आप ऑन रोड चला पाओगे? तो बताइए आपकी कार क्या हो गई? बेकार हो गई, यूजलेस हो गई। किस कारण से? लीगल चेंजेस से आपकी कार क्या हो गई? ऑब्सोलीट हो गई। और भी है इनोवेशन। क्या बेटा? इनोवेशन। कई बार चीजें इनोवेशन के कारण डेप्रिशिएट हो जाती हैं, बेकार हो जाती हैं। फॉर इंस्टेंस, एक जमाने में मेरे घर पर बच्चा एक सीडी प्लेयर था, लेकिन आज बहुत अच्छी कंडीशन में आज भी है, लेकिन बेटा आज बाजार में सीडी ही नहीं मिलती, सीडी ही नहीं मिलती। तो बताइए, हमारे पास सीडी प्लेयर है बट उसकी आज कोई यूटिलिटी नहीं है, उसकी कोई यूजफुल लाइफ नहीं है। और रीजन क्या है? इनोवेशन। क्योंकि सर पहले कैसेट्स चला करती थी, कैसेट्स, सीडी आने के बाद कैसेट्स वाले प्लेयर बेकार हो गए, फिर सीडी वाले चलने लगे, अब सीडी वाले भी बेकार हो गए। एंड बेटा रीजन क्या है?
इनोवेशन। ऐसे ही आप मोबाइल में देख रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी आती है और हमारी पुरानी चीज क्या हो जाती है, बेकार हो जाती है। तो इसका रीजन क्या है, इनोवेशन। तो बेटा डेप्रिसिएशन के क्या क्या रीजन है? बेटा पहला रीजन है वियर एंड टियर, सेकंड रीजन है पैसेज ऑफ टाइम, तीसरा रीजन है इनोवेशन, चौथा रीजन है लीगल चेंजेस। तो बच्चा डेप्रिसिएशन क्या है? फॉल एंड डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ एसेट इज व्हाट वी कॉल डेप्रिसिएशन। सर व्हाट इज द रीजन ऑफ द डेप्रिसिएशन? बेटा मैंने कहा नंबर 1 wear and tear, number 2 inflection of time, number 3 innovation के कारण हमारी assets यूजलेस हो जाती है। सर इनोवेशन, एंड द फोर्थ वन इज लीगल चेंजेस, फोर्थ वन इज लीगल चेंजेस। तो आइए बेटा शुरू करते हैं। तो पहला है व्हाट आर द डेप्रिसिएबल एसेट्स, व्हाट इज डेप्रिसिएशन? बताइए डेप्रिसिएशन क्या है? तो मैंने कह दिया बेटा, फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स ड्यू टू वियर एंड टियर, रिफ्लेक्शन ऑफ टाइम, इनोवेशन एंड द लीगल चेंजेस is termed as depreciation. चलिए गौर से, वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेप्रिसिएशन। सर डेप्रिसिएशन के वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स बताइएगा सर। वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेप्रिसिएशन, बेटा डेप्रिसिएशन का पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ एलोकेशन नॉट वैल्यूएशन। इट इज अ प्रोसेस ऑफ एलोकेशन। बेटा डेप्रिसिएशन के थ्रू हम अपनी एसेट्स को क्या करते हैं, एलोकेट करते हैं ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट। फॉर एग्जाम्पल बेटा यदि मैंने 10,000 रुपीज की मशीन खरीदी बेटा, और उसकी यूजफुल लाइफ 10 ईयर्स है। बेटा हमने एक मशीन कितने रुपए की खरीदी, 10,000 रुपीज की, और उसकी लाइफ, उसकी यूजफुल जो लाइफ है बेटा कितनी है, 10 ईयर्स। तो बताओ बेटा हम हर साल 1,000 रुपीज क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन करके एक्सपेंसेस दिखाएंगे। मतलब हम अपने 10,000 जो हमने एसेट्स पर एक्सपेंस किया है उसको एक साथ एक्सपेंस नहीं करेंगे, उसको लाइफ से डिवाइड करेंगे और हर साल 1,000 रुपीज को क्या करके दिखाएंगे, डेप्रिसिएशन, एक्सपेंसेस करके दिखाएंगे। तो डेप्रिसिएशन के थ्रू क्या करते हैं, हम अपनी एसेट्स की कॉस्ट को वेरियस ईयर पर, यूजफुल लाइफ पर एलोकेट करते हैं। तो डेप्रिसिएशन के थ्रू हम अपनी एसेट्स के एक्सपेंसेस को एक साथ एक्सपेंसेस के तौर पर नहीं दिखाते हैं, हम इसे एलोकेट करते हैं ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। तो पहला पॉइंट क्या है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ एलोकेशन नॉट वैल्यूएशन। नंबर 2, डेप्रिसिएशन इज कांस्टेंट एंड ग्रेजुअल प्रोसेस। बेटा यदि आपने मशीन खरीदी, हो सकता है आपको ना दिखाई दे, बट डेप्रिसिएशन कॉन्स्टेंटली और ग्रेजुअली होता चला जाता है। तो डेप्रिसिएशन रुकता नहीं है। जिस दिन से आप मशीन को यूज करना शुरू करोगे, इंस्टॉल कर दोगे, ये ग्रेजुअली और कॉन्सिस्टेंटली चलता ही रहेगा। तो बताइए डेप्रिसिएशन के थ्रू हम क्या करते हैं, सर हम अपनी एसेट्स की कॉस्ट को ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट एलोकेट करते हैं। ठीक गॉट सर। नंबर 2, डेप्रिसिएशन एक कांस्टेंट और ग्रेजुअल है। इज इट क्लियर? ये लगातार एसेट्स धीरे धीरे डेप्रिशिएट होती रहती है। हाँ ये विजिबल ना हो, लेकिन ये प्रोसेस कभी रुकता नहीं। तीसरा, डेप्रिसिएशन इज द पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट। बेटा डेप्रिसिएशन को हम बिजनेस का एक ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मानते हैं, एक बिजनेस का एक रेगुलर एक्सपेंसेस की तौर पर हम ट्रीट करते हैं। और लास्ट वन है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस है, लेकिन कैसा, नॉन कैश एक्सपेंसेस है। तो बताइए डेप्रिसिएशन के बारे में 4 चीजें क्या हैं गौर सर। नंबर 1, डेप्रिसिएशन इज अ प्रोसेस ऑफ एलोकेटिंग कॉस्ट ओवर यूजफुल लाइफ। डेप्रिसिएशन एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम मशीन को एक बार में एक्सपेंसेस करके नहीं दिखाते हैं, बल्कि हम इसको ओवर यूजफुल लाइफ एलोकेट करते हैं। दूसरी चीज मैंने कहा बेटा डेप्रिसिएशन कांस्टेंट नहीं है, इट इज अ डेप्रिसिएशन कांस्टेंट चलता रहता है, रेगुलर चलता रहता है, ग्रेजुअली चलता रहता है। तीसरी चीज है बेटा डेप्रिसिएशन बिजनेस का एक ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, एक रनिंग एक्सपेंस
एक्सपेंसेस है, और चौथा बेटा इट इज नॉट अ कैश, इट इज अ नॉन कैश एक्सपेंसेस। ये कैश ये एक्सपेंसेस है, लेकिन डेप्रिसिएशन से पैसे खर्च नहीं होते। अदर रिलेटेड टर्म, बेटा कुछ और डेप्रिसिएशन से मिलते जुलते टर्म है। तो बेटा बताइए डेप्रिसिएशन वर्ड किसके लिए यूज होता है? सर जी टेंजिबल असेट्स के लिए। किसके लिए? टेंजिबल असेट्स लाइक प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग, इसके लिए डेप्रिसिएशन वर्ड यूज होता है। द टर्म डिप्लीशन, डिप्लीशन का भी मतलब है सर, डिप्लीशन वर्ड सर किसके लिए यूज होता है? बेटा यदि आपका कोई ऑयल वेल है, डिपॉजिट्स हैं, टिम्बर स्टैंड्स हैं, इज इट क्लियर? या क्वेरीज हैं, मतलब यूं कहिए कि यदि नेचुरल असेट्स हैं। कौन सी असेट्स हैं? तो नेचुरल असेट्स हैं, लाइक आपका ऑयल वेल है, ऑयल वेल है, इज इट क्लियर? आपके पास कोई माइंस हैं, आपके पास मिनरल्स हैं, तो बेटा विद द टाइम ये क्या होते हैं? एग्जॉस्ट होते हैं, और हम लोग क्या वर्ड यूज करेंगे? डिप्लीशन। तो डेप्रिसिएशन वर्ड यूज होता है टेंजिबल असेट्स लाइक प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड पर सॉरी डेप्रिसिएशन नहीं लगता, प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर, टेलीविजन, फ्रिज, इस पर क्या टर्म यूज होगा? डेप्रिसिएशन। लेकिन यदि आपकी असेट्स कैसी है? नेचुरल असेट्स है, लाइक नेचुरल रिसोर्सेज है, लाइक डिपॉजिट्स हैं, ऑयल वेल्स हैं, माइंस हैं, मिनरल्स हैं, क्वेरीज हैं, तो ये क्या होंगी? इनकी जो वैल्यू कम होगी उनको हम डिप्लीशन कहेंगे। एक वर्ड और है अमोर्टाइजेशन। कौन सा टर्म? अमोर्टाइजेशन। यदि गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट कैसी असेट्स है बच्चा? गॉड सर इंटेंजिबल असेट्स हैं। तो बताइए अमोर्टाइजेशन वर्ड किसके लिए यूज होता है? इज यूज्ड टू इकोनॉमिकल डिटोरिएशन ऑफ इंटेंजिबल असेट्स। तो जो इंटेंजिबल असेट्स की वैल्यू जो कम होती है, इंटेंजिबल असेट्स क्या है बच्चा? गॉड सर हमने क्या क्या बताया था? गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट, इनकी वैल्यू जो डिक्रीज होती है, इनकी वैल्यू में जो फॉल आता है, उसको डेप्रिसिएशन नहीं कहते बेटा, उसे अमोर्टाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? अमोर्टाइजेशन कहते हैं। और एक टर्म और है ऑब्सोलेंस। क्या भैया? ऑब्सोलेंस क्या है? बताइए। ऑब्सोलेंस का मतलब है इकोनॉमिक डिटोरिएशन अराइजिंग फ्रॉम, मतलब असेट्स की वैल्यू में इकोनॉमिक डिटोरिएशन होता है, उसकी मनी वैल्यू में जो गिरावट होती है, और किसके कारण? टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस बच्चा एक जमाने में सबके यहाँ कोडक कैमरे हुए करते थे, कोडक कैमरा हुआ करता था, आज किसी यूज का नहीं है। क्यों? इनोवेशन और टेक्नोलॉजी ने उसको डेप्रिशिएट कर दिया, खत्म कर दिया। तो बताइए ऑब्सोलेंस वर्ड का मतलब है इकोनॉमिकल डिटोरिएशन कॉस्ट फ्रॉम सच फैक्टर एज, टेक्नोलॉजी के कारण आपकी एसेट्स बेकार हो जाए तो उसे क्या कहते हैं? उसे ऑब्सोलेंस कहते हैं। इंप्रूवमेंट इन प्रोडक्शन मेथड, इंप्रूवमेंट इन सर यदि प्रोडक्शन के मेथड इंप्रूव होने के कारण पुरानी असेट्स की कोई वैल्यू ना रहे तो उसे ऑब्सोलेंस कहते हैं। चेंज इन मार्केट डिमांड, चेंज इन मार्केट डिमांड, आज यदि मार्केट डिमांड के कारण आपके प्रोडक्ट की कोई वैल्यू ना रहे तो बेटा उसे हम क्या कहते हैं? ऑब्सोलेंस कहते हैं। तो बताइए ऑब्सोलेंस किस किस के? और चौथा है लीगल और अदर रिस्ट्रिक्शन। तो बताइए बच्चा ऑब्सोलेंस किसके कारण होता है? टर्म ऑब्सोलेंस के रीजन क्या क्या हैं? बोलो। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस के कारण किसी एसेट्स की वैल्यू में डिक्लाइन होना, इंप्रूवमेंट इन प्रोडक्शन मेथड के कारण एसेट्स की वैल्यू में डिक्लाइन हो जाना, चेंज इन मार्केट डिमांड, मार्केट डिमांड के कारण अब आपके प्रोडक्ट को कोई खरीद नहीं रहा है और आपकी मशीन की कोई यूटिलिटी नहीं बची है, तो इसे भी क्या कहेंगे? ऑब्सोलेंस कहेंगे। लीगल और अदर रिस्ट्रिक्शन, सरकार कह दे 8 साल से 8 ईयर्स से पुरानी आप डीजल गाड़ी नहीं चला सकते और आपके पास 9 ईयर्स ओल्ड डीजल गाड़ी है, क्या चला पाओगे? नहीं, तो वो क्या हो जाएगी? ऑब्सोलीट हो जाएगी। क्यों? लीगल चेंजेस के कारण। हां, फिर इन्होंने अगला है कॉजेस फॉर डेप्रिसिएशन। कॉजेस क्या हैं? डेप्रिसिएशन के कॉजेस क्या हैं? बेटा मैं पहले ही कह चुका हूं। पहला कॉज क्या है?
गॉड सा वियर एंड टियर, किसी चीज को यूज करना। दूसरा मैंने क्या रीजन बताया, इफ्लेक्शन ऑफ टाइम, दैट इज पैसेज ऑफ टाइम। टाइम सर जी हर असेट्स की एक यूजफुल लाइफ है, चाहे उसे यूज करो चाहे ना करो, एक यूजफुल लाइफ के बाद वो असेट्स बेकार हो जाएगी। तीसरा इनोवेशन, चौथा चेंज इन डिमांड, पांचवा लीगल रिस्ट्रिक्शंस। ये सभी कॉजेज हैं किसके, डेप्रिसिएशन के। तो बच्चा एक बार और हो जाए, नंबर 1 गॉड्स आर वियर एंड टियर, नंबर 2 गॉड्स आर पैसेज ऑफ टाइम, दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ टाइम, नंबर 3 गॉड्स आर लीगल रिस्ट्रिक्शंस और लीगल चेंजेस, नंबर 4 गॉड्स आर इनोवेशन और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, नंबर 5 सर चेंज इन डिमांड। चेंज इन डिमांड ये सभी कॉजेज हैं, रीजन हैं किसके, डेप्रिसिएशन के। ओके बताइए, अगला है नीड फॉर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन। सर हम लोग डेप्रिसिएशन क्यों लगाते हैं, व्हाट इज द नीड ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन। नीड फॉर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन क्या है सर, व्हाई डू वी चार्ज, व्हाट इज द नीड ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन की क्या नीड है, तो बेटा बिना डेप्रिसिएशन के करेक्ट इनकम मेजरमेंट नहीं हो सकता। बिना डेप्रिसिएशन के आप सही इनकम नहीं पता लगा सकते, क्योंकि डेप्रिसिएशन भी एक ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, और आप यदि डेप्रिसिएशन को नहीं दिखाओगे, मतलब आप ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस नहीं दिखा रहे हो, तो आपका जो इनकम निकलेगी, जो प्रॉफिट एंड लॉस निकलेगा, वो सही नहीं होगा। तो बिना डेप्रिसिएशन के आपका प्रॉफिट सही नहीं माना जाएगा, क्योंकि आप एक ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को मिस कर रहे हैं। ओके नंबर 2 ट्रू पोजीशन ऑफ द स्टेटमेंट। बताइए यदि आप डेप्रिसिएशन नहीं दिखाएंगे तो आप बिजनेस की सही पोजीशन नहीं दिखाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आपने एक मशीन खरीदी है 1 लाख की, और वो पूरे राउंड द ईयर 10,000 डेप्रिशिएट हो गई है, तो बताओ बेटा आप डेप्रिसिएशन नहीं लगाओगे तो आप अपने पोजिशनल स्टेटमेंट में, अपनी बैलेंस शीट में वो असेट्स कितने की दिखाओगे, गॉड्स आर 1 लाख, जबकि वो कितनी डेप्रिशिएट हो गई है 10,000, आपको कितनी दिखानी चाहिए, गॉड्स आर 90,000। तो आप सही वैल्यू दिखा रहे हैं कि गलत दिखा रहे हैं, गॉड्स आर गलत दिखा रहे हैं। तो बिना डेप्रिसिएशन के आपका प्रॉफिट एंड लॉस कभी बच्चा सही नहीं होगा। बिना डेप्रिसिएशन के आप जो असेट्स की वैल्यू दिखाएंगे वो सही नहीं मानी जाएगी, और जब असेट सही नहीं दिखाओगे तो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन सही रिफ्लेक्ट नहीं होगी। तीसरा बेटा डेप्रिसिएशन is a non-cash expense. Depreciation is a non-cash expenses. बच्चा depreciation एक non-cash expenses है। तो बताओ बेटा हम हर साल क्या लगाते हैं, depreciation, और बेटा इसको एक पिगी बैंक में डालते रहते हैं, गुल्लक में हम डालते रहते हैं। आर गेटिंग भैया? तो हर साल हम क्या लगाते हैं, डेप्रीसिएशन। सर हम एक्सपेंसेस दिखाते हैं लेकिन डेप्रीसिएशन से पैसे खर्च नहीं होते। तो क्या करते हैं गॉड सर, इस डेप्रीसिएशन के अमाउंट को, ये तो खर्च नहीं होता, इसको हम एक पिगी बैंक में डालते रहते हैं, 10,000 10,000 10,000। और बेटा हर साल यदि हम डेप्रिसिएशन का अमाउंट पिगी बैंक में डालते रहेंगे तो एक दिन हमारे पास सर्टेन अमाउंट एक्यूमुलेट हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। और बेटा जब एग्जिस्टिंग मशीन खराब होगी तो हमें रिप्लेसमेंट के लिए नई मशीन खरीदनी पड़ेगी। तो बच्चा हम तुरंत क्या करेंगे, इस पिगी बैंक को और गुल्लक को तोड़कर पैसा निकालकर नई मशीन खरीदने के लिए क्या करेंगे, इस पैसे का यूज करेंगे। तो बताइए सर हमें डेप्रिसिएशन के थ्रू क्या मिल जाता है, फंड फॉर रिप्लेसमेंट मिल जाता है। हाँ या ना जी गॉड सर। अब आइए आगे बेटा, डेप्रिसिएशन के जहां तक मेथड्स का सवाल है, क्लास 11th में सिर्फ 2 ही मेथड हैं। पहले मेथड को हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड कहते हैं। तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के बेटा क्लास 11th में 2 मेथड हैं, जबकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बहुत सारे मेथड्स को रिकमेंड करता है। बट
क्लास 11th में दो ही मेथड हैं. द वन इज स्ट्रेट लाइन मेथड एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड. तो बताइए पहले मेथड का नाम क्या है? स्ट्रेट लाइन मेथड. इसको हम लोग और नाम से भी पुकारते हैं, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड. ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी कहते हैं. ओके. और इसे फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड भी कहते हैं. क्या कहते हैं? फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड भी कहते हैं. बोलो बेटा पहले मेथड का नाम क्या है? स्ट्रेट लाइन मेथड, विच इज ऑल्सो टर्म्ड एज ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, या इसको हम फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड भी कहते हैं. बोलो भैया जी. जैसा कि नाम सजेस्ट है, इस मेथड में बच्चा डेप्रिसिएशन किस पर लगता है? असेट्स की ओरिजिनल कॉस्ट पर कैलकुलेट किया जाता है. किस पर? असेट्स की ओरिजिनल कॉस्ट पर. फॉर एग्जाम्पल, यदि हमारी असेट्स 1 लाख है और डेप्रिसिएशन का रेट 10% है, तो इस मेथड में हमेशा डेप्रिसिएशन मशीन पर कितना लगाया जाएगा? 10,000 पर ईयर लगाया जाएगा. क्योंकि इस मेथड में डेप्रिसिएशन, स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पे रहता है. ओरिजिनल कॉस्ट सेम रहती है, तो बेटा उसका डेप्रिसिएशन का अमाउंट कांस्टेंट रहता है. तो बताइए स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन का अमाउंट चेंज होता है? नहीं गौर सा. स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन का अमाउंट कांस्टेंट रहता है, सेम रहता है. पर ईयर वो चेंज नहीं होता. पर ईयर चेंज नहीं होता. और सर क्या फायदे? सर कोई और भी इसका तरीका है? अभी बता रहा हूं. मैं पहले कुछ मेरिट्स पर काम कर लूं. इस सर स्ट्रेट लाइन मेथड का फॉर्मूला क्या? पहला मेरिट बताइए बेटा. पहली मेरिट है कि ये मेथड बहुत सिंपल अप्लाई करने के लिए है. बेटा 1 लाख रुपीस की मशीन है, 10% डेप्रिसिएशन का रेट है, तो हम हर साल कितना डेप्रिसिएशन लगाते हैं? 10,000. और हमें बार बार कैलकुलेशन नहीं करना पड़ता. दैट इज वाई दिस मेथड इज वेरी सिंपल टू अप्लाई. ओके. दिस मेथड, सेकंड लिखा है, दिस मेथड गिव्स यू एक्यूरेट रिजल्ट स्पेशली इन द केसेस ऑफ लीज, पेटेंट एंड कॉपीराइट. सर ये मेथड नॉर्मली तो इतना अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन जहां तक लीज असेट्स का सवाल है, लीज प्रॉपर्टी का सवाल है, पेटेंट्स का सवाल है, कॉपीराइट का सवाल है, ये मेथड एक्यूरेट रिजल्ट दिया जाता है. मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड इज वेरी इफेक्टिव. यदि असेट्स क्या है? लीज प्रॉपर्टी है, पेटेंट है, कॉपीराइट है, तो दिस मेथड इज ऑलवेज रिकमेंडेड एंड इट इज वेरी इफेक्टिव. और सर कुछ नुकसान भी तो होंगे इस मेथड के. आइए बेटा, पहला है डिमेरिट. क्या है? स्ट्रेट लाइन मेथड अज्यूम्स दैट पर्टिकुलर असेट विल जनरेट इक्वल यूटिलिटी ड्यूरिंग इट्स यूजफुल लाइफ. बेटा पहली डिमेरिट ये है कि इस मेथड में ये माना जाता है कि इस मेथड में हम सेम डेप्रिसिएशन हर साल लगाते हैं. मतलब हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि असेट से हर साल सेम यूटिलिटी मिलेगी. बताइए बेटा क्या किसी भी असेट से सेम यूटिलिटी मिलती है? नहीं. जैसे जैसे असेट्स की उम्र बढ़ती जाती है, उससे मिलने वाली यूटिलिटी कम होती जाती है. इकोनॉमिक्स में एक लॉ होता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी. मतलब लोगों को एक ही चीज को यूज करने से उसकी यूटिलिटी में क्या आती है? गिरावट. लेकिन स्ट्रेट लाइन मेथड में ये माना जाता है कि भैया स्ट्रेट लाइन मेथड ये मान के चलता है कि असेट्स यूज करने से सेम यूटिलिटी मिलेगी, पूरी यूजफुल लाइफ में सेम यूटिलिटी मिलेगी. जबकि ये बात सही नहीं है. यूटिलिटी कम होती है, लेकिन डेप्रिसिएशन वही लगाया जाता है. ये इस मेथड की पहला डिमेरिट है. दूसरी इस मेथड की कमी है. असेट में हैव वेरिंग कैपेसिटीज ओवर द ईयर्स एंड रिक्वायर्स अनइक्वल डेप्रिसिएशन. दिस एस्पेक्ट इज साइडलाइन बाय स्ट्रेट लाइन मेथड. तो भाई साहब सर जी असेट्स की जो कैपेसिटीज हैं
भैया हर साल अलग अलग हो सकती हैं भैया। ओवर द ईयर्स असेट्स की यूटिलिटी या जो उसकी कैपेसिटी है उसमें क्या होगा, चेंज। लेकिन ये मेथड इस बात को एक्सेप्ट नहीं करता। आपकी कैपेसिटी में चेंजेस आ जाएं, आपकी यूटिलाइजेशन में चेंज आ जाएं, बट बेटा डेप्रिसिएशन में चेंज नहीं आएंगे। फॉर एग्जाम्पल कोरोना के दौरान बहुत बिजनेस हाउसेस बंद रहे बेटा, बहुत बिजनेस हाउसेस बंद रहे, लेकिन सर डेप्रिसिएशन पर कोई फर्क नहीं पड़ा बेटा। तीसरी बेटा लिमिटेशन है कि स्ट्रेट लाइन मेथड रिपेयर एंड मेंटेनेंस को रिकॉग्नाइज नहीं करता। स्ट्रेट लाइन मेथड क्या रिकॉग्नाइज नहीं करता, रिपेयर एंड मेंटेनेंस को रिकॉग्नाइज नहीं करता। क्लियर? तो सर ये बताइए इस मेथड की सूटेबिलिटी क्या है। अभी हमने कहा, इज इट क्लियर, ये मेथड सूटेबल है किसके लिए, लीज असेट्स और इंटेंजिबल असेट्स के लिए, लीज असेट्स और इंटेंजिबल असेट्स के लिए। और ये मेथड सूटेबल नहीं है प्लांट एंड मशीन के लिए, बिल्डिंग के लिए, इज इट बिल्डिंग के लिए, फर्नीचर के लिए ये मेथड फीजिबल नहीं है, सूटेबल नहीं है, क्योंकि ये मेथड रिपेयर एंड मेंटेनेंस को रिकॉग्नाइज नहीं करता। जबकि एक असेट से रिपेयर एंड मेंटेनेंस उससे जुड़ा होता है, लेकिन ये मेथड उसको रिकॉग्नाइज नहीं करता। आइए बेटा, इस मेथड का एक फॉर्मूला होता है बेटा, नोट कर लो। क्या बेटा फॉर्मूला इस मेथड का, स्ट्रेट लाइन मेथड का, कॉस्ट ऑफ असेट्स माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। कॉस्ट ऑफ असेट्स माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। फॉर इंस्टेंस, माना कोई असेट्स 1 लाख की है तो हम कॉस्ट की जगह 1 लाख लिख देंगे। स्क्रैप वैल्यू का मतलब है जब असेट्स की लाइफ खत्म हो जाएगी फिर भी कुछ तो कबाड़ बचेगा, कुछ तो स्क्रैप बचेगा। तो माना मैंने कोई असेट्स 1 लाख की परचेस की तो कॉस्ट कितनी होगी, कॉस्ट सर 1 लाख, और वो अपनी यूजफुल लाइफ के बाद जब कबाड़ स्क्रैप बचेगी तब भी उसकी वैल्यू क्या होगी, 20,000। और माना उसकी यूजफुल लाइफ क्या है, 10 ईयर। तो बताओ बेटा इस असेट्स पर कितना डेप्रिसिएशन हर साल लगेगा, दैट इज 8,000, दैट इज 8,000। तो बताइए क्या फॉर्मूला है स्ट्रेट लाइन मेथड का, फॉर्मूला है कॉस्ट लेस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ, डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। और सर लैंड पर डेप्रिसिएशन क्यों नहीं लगता, आंसर यहीं छुपा है बेटा। लैंड कभी डेप्रिशिएट नहीं होती क्योंकि सर फार्मूला क्या है, कॉस्ट लेस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। बच्चा लैंड की यूजफुल लाइफ इनफिनिट होती है बच्चा, समझे ना, लैंड की कोई यूजफुल लाइफ नहीं है, इट इज इनफिनिट होती है। इसीलिए बेटा जब बताइए इनफिनिट होती है बच्चा, तो बताइए डेप्रिसिएशन कैसे लगा पाएंगे। तो बेटा कभी भी लैंड पर डेप्रिसिएशन नहीं लगता क्योंकि उसकी स्क्रैप वैल्यू इनफिनिट होती है और इस कारण उसका डेप्रिसिएशन उस पर नहीं लगता, क्योंकि डेप्रिसिएशन इज द फॉल इन द वैल्यू ऑफ असेट। और उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, यूजफुल लाइफ, बट लैंड की यूजफुल लाइफ इनफिनिट है। इसलिए कभी भी बच्चा जमीन पर या लैंड पर डेप्रिसिएशन मत लगाइएगा। सेकंड मेथड का नाम है बच्चा, एक और मेथड हम लोग यूज करेंगे, दैट इज कॉल्ड रिटन डाउन वैल्यू मेथड। It is also called reducing installment method. It is called diminishing return method. It is called diminishing return method. बताइए क्या मेथड के नाम है, written down value method, reducing installment method और diminishing return method as the method suggests. इस मेथड में depreciation हर साल डिमिनिश वैल्यू पे लगता है। गॉड सर जैसे माना बेटा कोई असेट 1 लाख की है, माना असेट कितने की है सर, 1 लाख की है, डेप्रिसिएशन कितना लगा 10,000, तो असेट कितनी बची 90,000। अगले साल डेप्रिसिएशन किस पे लगेगा, 90,000 का 10%, 9,000, कितना असेट्स बची 81,000। अगली बार किस पे लगेगा 81,000 पर, 8100,
तो असेट्स कितने की बची? 72,900। तो बच्चा स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन हमेशा किस पे लगता है? 1 लाख पर लगता है, इसलिए अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन रिमेन्स द सेम पर ईयर। लेकिन रिटन डाउन वैल्यू मेथड में डेप्रिसिएशन किस पे लगता है? 1 लाख की मशीन है तो पहले साल 1 लाख पे लगेगा 10,000। अब मशीन कितने की बची? 90,000। अब रिड्यूस वैल्यू पे लगेगा, दैट इज 90,000 का 10% कितना लगेगा? 900। फिर मशीन कितने की बची? 81,000। अब कितना लगेगा? 8100। तो बताइए, स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन ओरिजिनल कॉस्ट पे लगता है और डिमिनिशिंग रिटर्न मेथड में या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में या रिटन डाउन वैल्यू मेथड में डेप्रिसिएशन हमेशा रिड्यूस्ड वैल्यू पर लगता है। इसलिए स्ट्रेट लाइन मेथड में अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन रिमेन्स द सेम ओवर द इयर्स, बट इन रिटन डाउन वैल्यू मेथड एज द टाइम पासेस अमाउंट ऑफ द डेप्रिसिएशन डिमिनिशेस। गौर सर, इस मेथड के मेरिट्स बताइए। इज इट क्लियर? बोलो भैया। दिस मेथड इज वेरी इजी टू अप्लाई, देयर इज नो मैथमेटिकल कॉम्प्लिकेशन इन दिस मेथड। ये मेथड भी अप्लाई करने के लिए आसान है और इसमें कोई मैथमेटिकल कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बस आपको डेप्रिसिएशन रिड्यूस्ड वैल्यू पर लगाते चल। बोलो बेटा, क्लियर? बेटा दूसरा, इस मेथड की दूसरी मेरिट है कि बच्चा ये मेथड रिकॉग्नाइज करता किसको? रिपेयर और मेंटेनेंस को। कैसे गॉड सर? दिखाता हूं। ये मेथड कहता है कि सर असेट से 2 एक्सपेंसेस जुड़े हुए हैं। पहले एक्सपेंसेस का नाम क्या है? डेप्रिसिएशन। और दूसरे एक्सपेंसेस का नाम क्या है? रिपेयर एंड मेंटेनेंस। पक्का। ये मेथड कहता है कि पहले साल रिपेयर एंड मेंटेनेंस बहुत कम होगा, लेकिन डेप्रिसिएशन बहुत ज्यादा होगा। फिर अगले साल थोड़ा रिपेयर और मेंटेनेंस बढ़ जाएगा, लेकिन डेप्रिसिएशन थोड़ा कम हो जाएगा। फिर इसके अगले साल रिपेयर एंड मेंटेनेंस थोड़ा बढ़ेगा और डेप्रिसिएशन का अमाउंट कम होता जाएगा। फिर धीरे धीरे करके क्या होता जाएगा? रिपेयर एंड मेंटेनेंस का एक्सपेंसेस बढ़ता जाएगा और डेप्रिसिएशन का अमाउंट कम होता चला जाएगा। इसीलिए लोग कहते हैं कि रिटन डाउन वैल्यू मेथड में डेप्रिसिएशन का अमाउंट हर साल कम होता चला जाता है। क्या होता जाता है? कम होता चला जाता है। क्यों कम होता चला जा रहा है? क्योंकि हमारी क्या बढ़ती जाती है? रिपेयर एंड मेंटेनेंस। तो सर, इस मेथड का जो एक एडवांटेज है कि ये किस चीज को रिकॉग्नाइज करता है? दिस मेथड रिकॉग्नाइज्ड रिपेयर एंड मेंटेनेंस। ये मेथड कैसा? एज द टाइम पासेस अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन डिमिनिशेस एंड इट इज सप्लीमेंटेड बाय इंक्रीज्ड रिपेयर एंड मेंटेनेंस। बच्चा क्लियर? जी गॉड सर। गॉड सर, इस मेथड के डिमेरिट बताइए। क्या डिमेरिट है? बेटा पहला डिमेरिट तो यही है कि इट इज वेरी हार्ड। सर, किसी भी एसेट्स की लाइफ पता लगाना मुश्किल है। सर इस मेथड में सबसे मुश्किल है कि यार किस रेट से डेप्रिसिएशन लगाया जाए। बच्चा एक चीज सोचिए, वही कार यदि किसी डॉक्टर या आर्मी ऑफिसर के हाथ में होती है, वो उसे बहुत कायदे से यूज करते हैं और उसकी यूजफुल लाइफ बढ़ा देते हैं। और वही कार यदि आप टैक्सी के तौर पर चलाते हैं तो वो लोग उसको रगड़ डालते हैं, वो उसको ओवर यूज करते हैं। तो बताइए बेटा, एक डॉक्टर के हाथ में भी वही कार है और एक टैक्सी ड्राइवर के भी हाथ में वही कार है। एक उसको बहुत ही तहजीब से चलाते हैं, बहुत ही नजाकत से चलाते हैं, और एक उसको खदेड़ डालते हैं सर, उसको यूज कर डालते हैं। तो किस रेट से डेप्रिसिएशन लगाया जाए बेटा? ये बड़ा मुश्किल काम है। तो पहला डिमेरिट है डिफिकल्टी अराइज इन फिक्सिंग द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। इज इट क्लियर? बोलिए भैया।
सेकंड डिमेरिट है अनड्यू प्रेशर इन द लेटर ईयर, अनड्यू प्रेशर इन द लेटर ईयर। तीसरा, इट इज अनरियलिस्टिक दैट एसिड विल बिकम, ये मैं हाँ बेटा, तो बताइए सर इस मेथड की डीमेरिट्स में क्या क्या है। नंबर वन, पहला तो सर डीमेरिट ये है कि सर डेप्रिसिएशन का रेट डिटरमिन करना बहुत मुश्किल काम है। क्या है सर? क्योंकि डेप्रिसिएशन का रेट पर्सन टू पर्सन चेंज करेगा। इफ द सेम कार इज विद द डॉक्टर, द अमाउंट ऑफ द डेप्रिसिएशन विल बी द सेम, एंड इफ द सेम कार इज विद द टैक्सी ड्राइवर, द अमाउंट ऑफ द डेप्रिसिएशन विल बी चेंज, will be different। पक्का। और सर दूसरा बेटा जो इसका वो है डिमेरिट है बेटा, कि बहुत लोगों को ये कॉम्प्लिकेटेड लगता है, क्योंकि इसमें कई बार हमें अपने एस्टिमेट्स को चेंज करना पड़ता है, और बेटा इसके कारण ये मेथड कॉम्प्लिकेट कर जाता है। ओके। और सर ये मेथड की सूटेबिलिटी बताइए। तो मैंने कहा था कि यदि लीज प्रॉपर्टी है, पेटेंट और कॉपीराइट है, तो विच मेथड इज रिकमेंडेड? स्ट्रेट लाइन मेथड। बट यदि आपकी टेंजिबल असेट्स है लाइक प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर, टेलीविजन, फ्रिज, कार, तो सर कौन सा मेथड? रिटन डाउन वैल्यू मेथड विल बी वेरी इफेक्टिव, वेरी इफेक्टिव। इज इट क्लियर? बोलो बेटा। और दूसरा बेटा, ये मेथड उस जगह बहुत, दिस मेथड इज एप्रोप्रिएट वेयर असेट्स हैव सिग्निफिकेंट रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर। तो बताओ रिटन डाउन वैल्यू मेथड कहां अप्लाई करना चाहिए? नंबर वन, गॉड्स और टेंजिबल असेट्स पर, और नंबर टू, जहां पर असेट्स के साथ क्या एसोसिएटेड है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, और उसका बहुत ही सिग्निफिकेंट पार्ट है, तो बेटा आपको रिटन डाउन वैल्यू मेथड लगाना चाहिए। तो क्या अंतर है भैया स्ट्रेट लाइन और रिटन डाउन में? गॉड सर स्ट्रेट लाइन में अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन रिमेन्स द सेम ओवर द इयर्स, बिकॉज उसमें हम हमेशा डेप्रिसिएशन ओरिजिनल कॉस्ट पे लगाते हैं। रिटन डाउन वैल्यू मेथड में गॉड सर, रिटन डाउन वैल्यू मेथड में हम हर साल डेप्रिसिएशन रिड्यूस वैल्यू पर लगाते हैं। किस पे लगाते हैं? रिड्यूस वैल्यू पे लगाते हैं, इसलिए डेप्रिसिएशन का अमाउंट हर साल कम होता चला जाता है। बिल्कुल। नंबर टू, स्ट्रेट लाइन मेथड इज suitable for sir lease property. Straight line method is suitable for lease property and patent and copyright, but written down value method is very effective for tangible assets like plant and machinery, building, furniture, television, fridge and car. It is suitable. Sir, straight line method does not recognize repair and maintenance, whereas written down value method recognizes what? Repair and maintenance. That is why sir, written down value method is considered to be a scientific method, whereas straight line method is not considered as a scientific method. क्लियर बच्चा? तो मैंने बेटा इस वीडियो में आपको डेप्रिसिएशन का क्या कवर किया, थियोरेटिकल एस्पेक्ट कवर किया, विच इज इंपॉर्टेंट, पढ़ना तो बनता ही है। सो बच्चा, that's for today. Rely on us because we rely on lot of experience, bacha. Thank you very much.